हेलो ब्रोन, तो आप सब कैसे हो? बढ़िया सब एकदम मजे में रहना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आज मैं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो बिलियन आपका पहला लेसन होगा। अगर किसी और बोर्ड से है, हो सकता है आपका दूसरा लेसन हो। लेकिन आप किसी भी बोर्ड से हो तो पूरा कंप्लीट आज के इस वीडियो में कराने वाला हूँ किसी भी तरह से। अगर आप किसी भी क्लास में हैं, आपकी औकात नहीं, आप भूल जाएंगे। और ये भी 100% से हो रहे हैं, अगर लास्ट तक देखते हैं तो बिलियन से ऐसा कोई क्वेश्चन रह नहीं जाएगा और कोई पूछ लिया तो आप बता ना पाओ। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ये बहुत रिसर्च करने के बाद ये पूरा एक साथ लेकर आ रहा हूं। और एक बात, सबसे सरल से सरल, आपको इतना देर देना पड़ेगा जितना बड़ा वीडियो है, लगभग 1 घंटे का लगभग है, ठीक है ना? तो 1 घंटे के वीडियो में आपको लगातार बैठ जाना है कॉपी कलम लेकर। बिलियन पूरा खल्लास मैं सामने हूं, सामने से बता रहा हूं, फिर कॉपी में बताऊंगा, टेंशन नहीं है। मतलब कहा क्या कि आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, एकदम अच्छे से समझ आएगा। तो लेसन है बिलियन। बिलियन कंप्लीट चैप्टर इन वन वीडियो लाने में थोड़ा देरी हो गई। आप बोलोगे भैया कहाँ चले गए? अरे यार कहीं गया नहीं था यहीं पे, बस थोड़ा सा लेट हो जाता है कुछ काम करने में। तो कंप्लीट चैप्टर लेसन 1 अगर यूपी बोर्ड से है तो ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या बनेंगे एग्जाम में, वो भी मैं बता रखा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। मतलब डबल फायदा होगा, ठीक है? 100% समझ में आएगा। तो मतलब आप बोल ही नहीं सकते यार कि मुझे समझ नहीं आया। आपकी औकात नहीं है, आपको ऐसे बोल नहीं सकते कि मुझे ये समझ नहीं। अगर हाँ ऐसा कोई टॉपिक है तो कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक को अलग से फिर से 2-3 तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिलियन को। तो देखिए, अब बिलियन है तो बिलियन को ही सबसे पहले देख लेते हैं। बिलियन क्या होता है? देखो बिलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण। मिश्रण मतलब मिलाते हैं तो उसे हम बिलियन कहते हैं। जैसे दो चीज का घोल हमें बनाना है, जैसे मेरा पेट खराब हो गया, मेरा नहीं हुआ अभी, गलती में नहीं, मेरा नहीं हुआ, अगर किसी का पेट खराब हो गया तो नींबू पानी मिलाते हैं, तो जो चीज हो गया। या चाय बनाना हुआ तो उसमें पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, ठीक है ना? तो चीनी और पानी का घोल जो होता है वही क्या होता है? चीनी और पानी। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आप सभी को कि जो ये चीनी और पानी है ना, या क्या क्या और हो सकता है, नमक पानी हो सकता है, या दूध चीनी हो सकता है। यानी कि दो चीज का मिश्रण, मिश्रण मतलब मिलाने से जो भी चीज बनता है, या दो दो चीजों को आपस में जब मिलाया जाता है वही विलयन कहलाता है। विलयन किसे कहते हैं? जब दो पदार्थ को आपस में मिला दिया जाता है। दो चीज कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया चीनी पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, दूध चीनी हो सकता है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। तो दो या दो से अधिक मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। तो बिलियन समझ में आ गया क्या होता है? ये बिलियन होता है। बिलियन क्या हुआ कि दो या दो से अधिक, दो चीज भी मिला सकते हैं और उससे अधिक भी चीज मिला के जो पदार्थ होता है वही क्या होता है? बिलियन होता है। क्या होता है? बिलियन होता है। समझ आया? अब बिलियन में एक होता है विलेय, पहला क्या होता है? विलेय, और दूसरा होता है विलायक। विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? विलेय वो चीज होता है जिसमें जिसकी कम मात्रा होती है। मैं एकदम सिंपल भाषा में अगर बताऊं कि जिसमें मोलों की संख्या कम होता है वो विलेय होता है। विलेय क्या होता है? जिसमें मोलों की संख्या कम होता है, जिसकी मोलों की संख्या क्या होती है? कम होती है, वो विलेय होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भैया मैंने चीनी ले लिया, चीनी की मात्रा क्या कर दिया? कम कर दिया। नमक क्या ले लिया? कम ले लिया। अब बताओ, मैंने बोला कि चीनी पानी बना के दे दे मुझे, तो क्या करोगे आप? मैंने बोला कि चीनी पानी बना के मुझे दे दो, क्या इतना चीनी ना होगा और इतना ही पानी? या एक मोटा चीनी डाल दिए और एक गिलासा पानी? ऐसे थोड़ी नहीं बनता है, ऐसे थोड़े नहीं बनेगा। अरे तब तो पता नहीं क्या बन जाएगा। और किसी को पिलाओगे वो बेचारा खुद ही मर जाएगा, कहेगा जैसा ये क्या बना दी, उसे फेंकना पड़ जाएगा यार। तो ये चीज है। तो विलेय क्या होता है? जिसमें जिसकी मात्रा कम होती है, ध्यान समझो,
जैसे जिससे मोलों की मात्रा कम होती है। मोल मतलब जैसे भाई मैं बताया क्या, चीनी ले लिया मैंने, नमक ले लिया, उसकी मात्रा क्या होता है, कम होता है, वही क्या होता है, विलेय होता है। अब विलायक बता दो, विलेय तो समझ में आ गया। अरे खुरापाती दिमाग, रुको जरा, विलायक समझ लेते हैं हम लोग। विलायक क्या होता है, जिसकी मोलों की संख्या अधिक होती है। मोल क्या होता है, जैसे कोई पदार्थ है, उस पदार्थों की संख्या जिसमें अधिक होती है वो विलायक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी ले लिया, पानी ले लिया तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस चैप्टर में लगातार आपको विलेय विलायक विलेय विलायक मिलता रहेगा लगातार, तो इसलिए इसको समझ लो। तो पानी ले लिया और क्या ले लिया, दूध ले लिया। पानी ले लिया और क्या ले लिया, दूध ले लिया। तो पानी और दूध, देखो पानी की मात्रा भी ज्यादा रहेगा और दूध का भी मात्रा ज्यादा रहेगा। मैंने बोल दिया कि भाई तू चाय बना दे, तो क्या करोगे, मैंने बोला कि भैया आप चाय बना दो, तो चाय बनाने में दूध ले लिए, हो सकता है पानी भी मिला दिए हो। अब देखो दो चीज में मिल गया। अब इसमें क्या चीनी मिलाओगे चाय में, नहीं। नमक मिलाओगे, नमक मिलाओगे नहीं यार, चीनी मिलाते हैं, ठीक है। तो पानी, दूध और चीनी, ये सब मिश्रण जो हुआ ना, मिश्रण मिल गया ना, तीनों चीजें, जिसमें तीनों चीजें मिली वो क्या हो गई आपकी, यही तो हुआ बिलियन। ये बिलियन होता है। और जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मोलों की संख्या अधिक होती है, वो आपका विलायक होता है। और जिसमें मोलों की संख्या कम होती है वो आपका विलेय होता है। विलेय विलायक में कोई भी अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो कॉपी में ध्यान से, विलेयन क्या होता है, विलेयन ये होता है, देखो दो पदार्थ होगा या दो पदार्थ से अधिक चीज अगर कुछ होगी तो क्या होती है, विलेयन कहती है। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मतलब समान रूप से मिश्रण। अब समान रूप से हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, कुछ सामान ज्यादा हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि सामान उतना ही रहेगा। जैसे चीनी पानी बराबर मात्रा में नहीं लेंगे ना, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि क्या इसका मुझे जरूरत क्या है, कितना जरूरत है, उस हिसाब से लेते हैं। तो बिलियन, तो बिलियन वही होता है जैसे दो चीजों का घोल अगर हो जाए वही बिलियन होता है, तो ठीक है ना। तो बिलियन कितने प्रकार के होते हैं मेरे भैया, बिलियन होते हैं मुख्यतः दो प्रकार से। कौन कौन से, विलेय, एक तो हो जाता है भैया विलेय, और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है विलायक। क्या हो जाता है, विलायक। पहला क्या हो जाता है, विलेय हो जाता है, और दूसरा हो जाता है विलायक। अब देखो विलेय क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान से देखना। विलेय क्या होता है, विलेय होता है जिसमें जिसकी मोलों की संख्या क्या होती है, कम होती है। नहीं समझे तुम, ध्यान दो अच्छे से। विलेय क्या होता है कि विलयन में जिसके मोलों की संख्या कम होगी, क्या लिखेंगे, विलयन में जिसके मोलों की संख्या, जिसके मोलों की संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है, कम होती है, कम होती है, उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो समझ आ गया ना, विलेय किसे कहते हैं, कि कोई बिलियन है, बिलियन समझ में आ गया क्या होता है, बिलियन होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण, यानी कि अगर दो पदार्थ है, दोनों पदार्थ को आपस में मिला दिया जाता है तो बिलियन कहलाता है। तो बिलियन में दो प्रकार के होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलेय क्या होता है, विलेय होता है बिलियन में जिसके मोलों की संख्या क्या होती है, कम होती है, वो क्या होता है, उससे हम विलेय कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं, विलायक समझ लो, लिखो, विलयन में जिसके मोलों की संख्या अधिक होती है, मोलों की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो विलायक समझ आ गया ना, जिसमें क्या होती है, जिसकी मोलों की संख्या। अब मोल क्या होता है धीरे धीरे आपको पता चलेगा, सब कुछ पता चल जाएगा, टेंशन ना लो, ये लेसन कंप्लीट करना है तो करना है, ठीक है ना, समझ आ गया, ठीक है। आगे देखो, अब देखो बिलियन के प्रकार भौतिक अवस्था में, बिलियन के प्रकार भौतिक अवस्था में,
मुख्यतः कितने होते हैं? बिलियन के प्रकार भौतिक अवस्था में मुख्यतः 9 होते हैं। कौन कौन से? जैसे पहला हो गया आपका ठोस से ठोस, ठोस से ठोस या ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में। फिर दूसरा है ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में। तीसरा है ठोस का गैस में। 3 ऐसे हो गए। 3 और बना दो, जैसे ठोस का हो गया, द्रव का बना दो, जैसे द्रव का द्रव में, फिर द्रव का ठोस में, एंड 6 इज द्रव का क्या बच रहा और गैस में। इसी प्रकार से आपका 7 नंबर होगा कि गैस का ठोस में, और 8 होगा गैस का गैस में, गैस का गैस में, और क्या होगा? गैस का द्रव में, गैस का द्रव में। यानी कि एक बार ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में ना, इस प्रकार से आपका रहेगा। यानी 3-3 का, 3-3 का आपका पेयर लेकर चल रहा है। ठीक है, तो ये बिलियन के आधार पर जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं कुछ मुख्यतः इस प्रकार से होती हैं। कौन कौन से? ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, और ठोस का गैस में। फिर इसी प्रकार से द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, द्रव का ठोस में। इसी प्रकार से गैस का तीनों करती हैं। तो ये मुख्यतः 3 ये 9 होते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया। चलो देखते हैं विलयन के प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो कौन कौन से, जैसे ठोस का ठोस में, ठोस का गैस में, या ठोस का द्रव में, द्रव के ठोस में, द्रव के गैस में, द्रव के द्रव में, गैस के गैस में, गैस के द्रव में, और गैस के ठोस में। ये इसके प्रकार रहे, इसके क्या रहे? ये प्रकार हैं। समझ आ गया क्या? ये भी आपको आ गया। चलो अब नेक्स्ट पेज में तुरंत चलते हैं। देखो अगला है टॉपिक सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। जो सांद्रता के आधार पर है तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। देखो तनु विलयन होता है एक, तनु विलयन, और दूसरा क्या होता है? सांद्र विलयन होता है, सांद्र विलयन। क्लियर हुआ क्या? एक तनु विलयन होता है, एक सांद्र विलयन होता है। तो देखो अब देखते हैं तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है? जिसमें विलेय की जो होता है, विलेय की कम मात्रा होता है, कम मात्रा। अब देखो नाम से पता चला तनु, तनु मतलब क्या? तनी से, यानी थोड़ा से, जिसमें विलेय की कम मात्रा होती है। अब विलेय बता दिया था क्या होता है मेरे भैया, लेकिन ये बता दिया तनु विलयन। अगर आ गया कि तनु विलयन क्या होता है, ठीक है, तो तनु विलयन क्या होता है कि विलेय की जिसमें कम मात्रा होती है वो क्या होता है? तनु विलयन होता है। अब तो देखो तनु विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की जो होती है, विलेय क्या होती है, विलेय क्या होता है, आपको समझ में आ गया ना? तो ऐसा विलयन जिसमें क्या है? विलेय की बहुत कम मात्रा होती है। क्या होती है? बहुत कम मात्रा होती है, या मात्रा घुली हो, तो इस प्रकार के विलय। देखो तनु मतलब तनु मतलब क्या होता है? तनी से थोड़ा सा। तनु मतलब क्या है? तनी से थोड़ा सा, यानी कि जिसमें भी ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है? विलेय की मात्रा बहुत कम घुली हो, वो क्या होती है? तनु विलयन होती है। ठीक है ना? अब सांद्र विलयन क्या होता है? सांद्र मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें एकदम सेम उल्टा है, जिसमें विलेय के बहुत अधिक मात्रा क्या हो? घुली हो, घुली हो, बहुत अधिक मात्रा घुली हो, तो सांद्र विलयन होता है। तो सांद्र विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की बहुत अधिक मात्रा घुली हो। उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं। ऐसे विलयन जिसमें विलेय की बहुत कम मात्रा घुली होती है वो तनु विलयन। मतलब तनु मतलब समझ में आ रहा है ना कि तनी से होगा, और सांद्र मतलब क्या? ज्यादा घुली होगी, वो क्या होगा? सांद्र विलयन होता है। ठीक है ना? समझ आ गया? आगे देखो संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या कह रहा है भैया? संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है? ध्यान देना,
संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन होता है। देखो संतृप्त विलयन वह विलयन है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं संतृप्त विलयन में, बहुत लोग हैं ऐसे जो खाना खाते हैं उनका पेट भर जाता है। तो फुआ थी, भाभी है, मम्मी है, सब क्या बोलती हैं कि एक रोटी मेरी तरफ से खा ले, एक रोटी मेरी तरफ से खा ले, यानी कि दाब दाब के ठूस ठूस के जो खा रहा है वो संतृप्त विलयन होता है। कौन सा विलयन होता है? संतृप्त विलयन। यानी खाया तो है लेकिन उसके बाद भी और खाया जा रहा है, वो संतृप्त विलयन है। यानी कि वो दाब रहा है, जो खाया हुआ है उसको दाब के उसके ऊपर से फिर से खा रहा है, वो संतृप्त विलयन। अब बोलते हो ना अब मेरे पेट में जगह नहीं है, अरे खा ले यार, एक रोटी तो और है। तो क्या हुआ, वो एडजस्ट किया कूद काट के, वो एडजस्ट जब हुआ थोड़ा ऐसे से किया, एडजस्ट हुआ जब, तो उसके ऊपर से फिर से खा लिए, तो वो संतृप्त विलयन होता है। और असंतृप्त विलयन क्या होता है? वे विलयन जो मतलब खा तो लिए हो, पेट भी भर गया है, अब बोल रहा हूं एक रोटी और खा लो, तो अब बोले हो नहीं खाऊंगा, मतलब ना तो ना। तो असंतृप्त विलयन क्या होता है कि ये एक लिमिट तक ही खाता है। अब इसको कॉपी में समझेंगे तब अच्छे से समझ में आए। चलो देखते हैं। विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। किसके आधार पर? विलेयता के प्रकार पर। किसके? विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त विलयन और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। देखना ध्यान से। संतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा ना घोली जा सके, यानी कि संतृप्त बस इतना ही घुली हो और इससे ज्यादा ना घुली हो, तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया। संतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा ना धोली जा सके, यानी कि जैसे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन हम समझेंगे जैसे तुम्हारा दोस्त है या तुम हो, तुम ही समझ लो, क्या होता है? खा लेते हो खाना, आप बोलते हो कि अब नहीं खा पाऊंगा, ध्यान सुनना, अब नहीं खा पाऊंगा। जैसे आप 4 रोटी खा लिए, अब मैं बोला कि 2 रोटी तुझे और खाना है, तो बोलेगा क्या? अरे मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट भर चुका है। तो ये संतृप्त विलयन होता है। लेकिन असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन होता है कि जो खाया हो और वो ऊपर से और लोड ले रहा है। जैसे आपके यहाँ फूफा फूफा रहते हैं, मामा मामी चाचा चाची रहती हैं, कहती हैं लो मेरी तरफ से एक रोटी खा लो, भाभी जो आती है एक रोटी मेरी तरफ से खा लो, इस तरह होता है ना। तो वो बोलता है चल ठीक है आने दे यार, तो कितना रोटी आएगा, है ना। तो कई लोग अलग अलग तरह से रहते हैं। तो ये चीज है संतृप्त विलयन, जिसमें क्या हो, बस हो गया तो हो गया, यानी पेट भर गया तो भर गया, अब नहीं खा सकता तो नहीं खा सकता। ये चीज इसमें क्या कह रहा है? संतृप्त विलयन में कह रहा है। समझ में आ गया क्या? उम्मीद है समझ में आ गया। फिर से एक बार, संतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें विलेय की बहुत क्या और मात्रा न धोली जा सके और मात्रा न घोली जा सके, वो संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन विलेय जिसमें विलेय की और मात्रा धोली जा सके, मतलब खा रहा है उसके ऊपर से और भी खिलाया जा सके, वो क्या होता है? असंतृप्त विलयन होता है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज में चलो देखते हैं। अब देखो मोल अंश या लगा दो यहाँ पे OR, या मोल प्रभाज। यानी कभी कभी आ जाता है कि मोल अंश क्या किसे कहते हैं, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो सब कुछ यही लिखना है। क्या होता है? किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, यानी विलेय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या क्या होती है, तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे विलेय का मोल मान लेते हैं क्या है? विलेय का मोल क्या मान लेते हैं? n है। ठीक है, विलेय का। अब विलायक का भी मान लेते हैं, विलायक का मोल कैपिटल N मान लेते हैं। तो मोल अंश क्या होता है? मोल अंश इक्वल टू, यहां से निकालो मोल अंश, ये विलायक के लिए निकाल रहा हूं, क्या रहेगा? ऊपर वाले यानी n, विलायक का मोल बटे छोटका n प्लस बड़का n, यानी कि विलायक का मोल बटे विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। ठीक है ना, समझ आ गया? ये विलायक के मोल की तरफ से आ गया। इसी प्रकार से इसका हम देख लेते हैं मोल अंश। मोल अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा? n बटे के n प्लस कैपिटल N हो जाएगा।
देख रहे हो ना विनोद, यहाँ और यहाँ दोनों जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ये यानी कि विलेय का मोल बटे विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, ये रहा। ठीक है, समझ आ गया क्या? अगर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज के योगफल कितना होता है, 1 होता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। देखते हैं आगे। अब बोलोगे 1 कैसे हो जाएगा, तो चलो वो भी देख लो, वो भी क्लियर हो जाएगा, शायद देख लिए होंगे आप लोग। और हाँ, इसका मात्रक भी ध्यान दीजिए। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मोल मोल दोनों जगह है, इसलिए कट के 1 हो जाएगा। समझ आ गया ना? चलो अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखो मोललता क्या होता है, मोललता, फिर विलेयता समझा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मोललता। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मोललता क्या होता है, लिखते भी चलिए। प्रति केजी विलायक में, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। मोललता किसे कहते हैं? प्रति केजी विलायक में घुले हुए, अभी समझा रहा हूं, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो मोललता इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोललता इक्वल टू हो जाएगा विलेय का मोल, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब जब भी विलायक का द्रव्यमान हम लेंगे, वो हमेशा किस में लेंगे? केजी में लेंगे। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि मोललता इक्वल टू और क्या होता है, किसमें? ग्राम में देख लेते हैं, बस यहाँ ग्राम में लग जाएगा, बस क्या हो जाएगा? विलेय का मोल बटे क्या? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का जो द्रव्यमान लेंगे वो किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। ठीक है, ग्राम में लेंगे, और गुणे 1000। समझ आ गया क्या? मोललता किसे कहते हैं? मोललता किसे कहते हैं? विलेय का मोल, ध्यान दीजिएगा, विलेय का मोल बटे क्या होता है? विलायक का मोल, किसमें? केजी में लेंगे। देखो विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति केजी है, मतलब हर 1 किलोग्राम में विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। समझ आ गया? चलो आगे देखते हैं। विलेयता क्या कहते हैं? सोलुबिलिटी। विलेयता क्या होता है? निश्चित मात्रा में, यानी एक निश्चित मात्रा होगी, निश्चित मात्रा में घुली हुई किसी अवयव यानी कि पदार्थ, अवयव क्या? जैसे पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ को विलेयता कहते हैं। उस पदार्थ को विलेयता कहते हैं, विलेयता कहते हैं। समझ आया क्या? विलेयता किसे कहते हैं? ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विलेयता का प्रभाव। इसका विलेयता का प्रभाव क्या होता है? देखो सामान्यतः जो उष्मा शोषित घुलने की प्रक्रिया में ताप बढ़ने से विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। जब ताप बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगा, तथा ताप जब घटेगा तो विलेयता घटेगा। यदि घुलने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी हो तो ताप बढ़ने से विलेयता घटती है, तथा ताप कम होने से विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। जब भी ताप कम होगा तो विलेयता अपने आप बढ़ने लगेगा। तो ये चीज इसमें कह रहा है कि यदि घुलने की जो प्रक्रिया है उष्माक्षेपी हो तो, उष्माक्षेपी अगर होगा तो ताप बढ़ने से विलेयता घटती है, तथा ताप कम होने से विलेयता बढ़ती है। अब देखो किसी ठोस का किसी द्रव में विलेयता, देखो ताप का प्रभाव, वो ऊपर वाला आ गया ना, ये वाला भी देख लो। यदि क्या है? यदि घुलने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी हो तो ताप बढ़ने से विलेयता घटेगी, तथा ताप कम होने से क्या होती है? विलेयता बढ़ती है। ये विलेयता के प्रकार है।
ठीक है, समझ आ गया क्या? जैसे चीनी पानी को जितना गर्म करेंगे, देखो सामान्यतः ये ताप बढ़ने से जितना ज़्यादा हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, चीनी उतना जल्दी उसमें पानी में मिक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? वही चीज़ कह रहा है इसमें विलेयता के प्रभाव में। ठीक है, अब जैसे किसी ठोस की किसी द्रव में विलेयता, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव जब ताप बढ़ाने से, देखो ताप लिखो, ताप बढ़ाने से विलेयता क्या होगी, विलेयता बढ़ती है। जब भी ताप बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगा। और क्या है, दाब, दाब का प्रभाव, देखो दाब का प्रभाव क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, अगला है ताप का प्रभाव। देखो ताप बढ़ाने से क्या होगा, जब भी ताप बढ़ेगा तो विलेयता घटेगा। जैसे भी मैंने बताया, चीनी पानी का उदाहरण दिया, तो ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है, विलेयता घटती है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अब चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन आखिर क्या होता है? हिमांक अवनमन ये होता है जब किसी विलायक में कोई अपद्रव्य मिला जाता है। क्या होता है, कोई अपद्रव्य चीजें दिया जाता है तो उसका हिमांक क्या होता है, घट जाता है। यही घटना क्या होता है, हिमांक अवनमन कहते हैं। यही घटना क्या होता है, हिमांक अवनमन होता है। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। कौन कौन सा विलयन? आदर्श विलयन फर्स्ट इज, एंड सेकंड क्या है, अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है, ध्यान देना भैया। आदर्श विलयन है जैसे घर में दो अगर बच्चे रहते हैं, दो भाई रहते हो ना, तो एक सीधा रहता है और एक बहुत हरामी होता है। आदर्श विलयन जो होता है राउल्ट का नियम का पालन करता है, यानी अपने मम्मी का पापा का कहना मानता है। जबकि अनादर्श नाम से ही आदर्श, अरे भैया ये बहुत संस्कारी होगा, बहुत सीधा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो आदर्श विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जो सभी, जिसे राउल्ट के नियम का फॉलो करता है, राउल्ट का नियम को मानता है। तो ऐसा विलयन जो क्या है, सभी चीजों को मानता है। अब मैं अभी कॉपी में देखोगे ना, समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से थोड़ी देर में। ठीक है, तो आदर्श विलयन हर एक चीज को अच्छी तरह से मानता है उसको, तो वो आदर्श विलयन होता है। अनादर्श विलयन ये सब चीजों को नहीं मानता है, ये हरामी है, बहुत ज्यादा दुष्ट है ये दुष्ट है। अब ये क्या है, बोला ना कि आपके घर में भी दो भाई होंगे, तो एक सीधा होंगे, एक बहुत तगड़े होंगे। तो आदर्श विलयन वो होता है कि ऐसा विलयन जो क्या होता है, सीधा सा, थोड़ा समझदार हो, चतुर हो, चालाक हो, और वो सबका कहना मानता हो, अपने मम्मी पापा का कहना मानता हो, तो आदर्श विलयन हो जाता है। लेकिन जो अनादर्श विलयन होता है ये बहुत खुरापाती है, ये किसी का बात नहीं मानता जल्दी। तो आदर्श विलयन अनादर्श विलयन आएगा, लिख दोगे क्या? आता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है। तो आदर्श विलयन वही होता है जो सभी चीजों को मानता है, फॉलो करता है। और अनादर्श विलयन वो विलयन होता है जो सब चीजों को फॉलो नहीं करता है, वो अनादर्श विलयन होता है। जैसे आदर्श विलयन क्या होता है, डेल्टा एच एम आई एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 होता है। ठीक है, और डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये आदर्श विलयन का है, आदर्श विलयन का संकेत है। और अनादर्श विलयन यानी ये बराबर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जो अनादर्श विलयन होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच मिक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ये बराबर 0 के नहीं होता। नहीं समझे मेरे भाई? अब क्या है, ये सबका फॉलो करता है, अपने मम्मी पापा का कहना मानता है, राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, लेकिन ये नहीं करता, इज डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नहीं मान रहा है बात। अब जैसे ये है दूसरा, डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0 होगा क्या, नहीं, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये अनादर्श विलयन है, आदर्श विलयन नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलो देखते हैं कॉपी में। ठीक है, बंद करो। आदर्श विलयन अगला देख लेते हैं, आदर्श विलयन और फिर है अनादर्श। देखो वैसा विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर पूर्णतः राउल्ट का नियम का पालन करता है। राउल्ट का नियम क्या होता है, अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा मैं, एक बार सुन लो कि राउल्ट का नियम आ गया था इसमें। तो राउल्ट का नियम भी जब बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, सॉरी अभी बताऊंगा उसको। तो
पहले आदर्श विलयन देख लेते हैं। वैसा विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर पूर्णतः राउल्ट का नियम का पालन करता है, वही आदर्श विलयन होता है। अब आदर्श अनादर्श से भी समझ में आ रहा है, एक खुरापात लड़का होगा, एक अच्छा लड़का होगा। तो यानी कि जो आदर्श विलयन है वो सब कुछ फॉलो करता है, सबकी बात मानता है, लेकिन जो अनादर्श विलयन है वो किसी का बात मानने को रेडी नहीं है। अनादर्श क्या है? एकदम सेम उल्टा आदर्श का, कि वैसा विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर पूर्णतः राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे, यानी कि पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो आदर्श विलयन समझ आ गया क्या? और है नेक्स्ट अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वैसा विलयन जो क्या होता है? सभी नियम का पालन करता है, हेलमेट लगाता है, गाड़ी चलाता है, लेकिन अनादर्श विलयन वो नियम का पालन नहीं करता, तो वो अनादर्श विलयन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट हेडिंग। चलो अब देखते हैं हेनरी का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हेनरी का नियम क्या होता है, यदि विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता का मान माने तो, क्या मान माने तो यह कहा जा सकता है कि किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी कि P क्या होता है? समानुपाती किसके? विलेयता के। किसके? विलेयता के। तो क्या हो जाएगा? P समानुपाती X, विलेयता X हो गया, तो P इक्वल टू क्या हो गया? KH X हो जाएगा। यही हेनरी का नियम है। ये आपका क्या है? ये आपका फॉर्मूला है। क्या कह रहा है हेनरी का नियम? यदि विलयन में गैस के मोल अंश, क्या गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता का मान माने, जो गैस का मोल अंश है वो विलेयता का मान माने, तो यह कहा जा सकता है कि किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है? गैस के समानुपाती होता है। ठीक है ना। और एक चीज, जैसे कुछ चीजें हैं, जब भी हेनरी का नियम में कह रहा है मोल प्रभाव जब बढ़ेगा तो हेनरी नियतांक घटेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोल प्रभाव जब घटेगा तो हेनरी नियतांक का मान बढ़ेगा, ये भी आपको हेनरी का नियम में पता चल गया है। उम्मीद है हेनरी का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी तरीके से आया होगा ना। चलो हम नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखो आगे वाष्प दाब क्या होता है। नाम से पता चल रहा है वाष्प, जो वाष्प होगा, जो हवा एक प्रकार से होगा, वाष्प होगा। वाष्प क्या होता है? जब हम सब जैसे चावल पकाते हैं या सब्जी पकाते हैं, तो हम सब नहीं पकाते, जो भी पकाता होगा, मैं तो पकाता हूँ भाई। तो वाष्प दाब क्या होता है कि जैसे नीचे से मैं आग लगा दिया या गैस चालू कर दिया, कुछ भी बोलो आप लोग, है ना, गैस चालू किया, फिर उसमें क्या होगा? ऊपर जाएगा। अब ये जो कढ़ाई है या तावा है, तो तावा गर्म होगा, तो ऊपर से क्या है? पानी जो है भाप के रूप में बन के ऊपर आता है, वाष्प के रूप में बन के आता है, वही वाष्प दाब होता है। अगर मैं बताऊं अगर थोड़ा सा, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि यहां से मान लेते हैं मैं दे दिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से बन के वाष्प के रूप में जो निकल रहा है, यही तो है वाष्प। और यहाँ पे आप क्या डाले थे? पानी है, मान लो पानी है, कुछ और बना रहे हो, तो द्रव से वाष्प बन रहा है और वाष्प से क्या वापस द्रव में भी जा रहा है, वापस जा रहा है ना द्रव में। ये चीज है वाष्प दाब। वाष्प दाब समझ आया? एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर मतलब एक जैसे गैस है उसको एक निश्चित, कि नहीं आप एकदम बंद करके रख दिए, एकदम स्लो कर दिए, थोड़ी ना तब जल्दी हो पाएगा। वही बीरबल की खिचड़ी थोड़ी ना बन, तब तो पकेगा ही नहीं। तो वही है कि एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था के वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव के सतह पर लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब का अवनमन कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं, यानी कि वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील मिलाते हैं। ठीक है, वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो क्या है? वाष्प दाब पहले की तुलना में कम हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्प दाब जो होता है वो पहले की तुलना में क्या हो जाता है मेरे भैया? तो कम हो जाता है। तो वाष्प दाब का अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है? अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है? शुद्ध लिखो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का, देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। ध्यान देना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। अब देखो शुद्ध विलायक यानी कि P0 माइनस हो जाएगा ना, माइनस लिखा तो माइनस
क्या विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, पीएस होता है, तो यही तो है। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाष्प दाब, दिख रहा है ना, हाँ, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस के पी एस बटे के पी नॉट, ये चीज हो जाएगा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज से। अब देखो राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या होता है, किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक वाष्प दाब, समझ में आ गया क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज्य के बराबर होता है, किसके, विलेय के मोलर प्रभाज्य के बराबर होता है। इस नियम को क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। जैसे हम चीनी पानी को मिला लिया और उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, सब कुछ बता चुका हूं। जैसे विलेय क्या होता है, चीनी हो गया, है ना, नमक हो गया, ये विलेय होता है। अब विलायक क्या होता है, बता रखा हूं, दूध पानी जैसे इस प्रकार से हो गया। तो किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज्य के बराबर होता है, इसके विलेय के मोलर प्रभाज्य के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला भी होता है क्या, पी माइनस पी एस बटे पी इक्वल टू एन अपान एन प्लस एन होता है। ठीक है, अब जैसे पी क्या है आपका, विलायक का वाष्प दाब है, पी क्या है, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब पी होता है। पीएस क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब होता है। एन क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या होता है। और कैपिटल एन क्या होता है, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या होता है। ठीक है, तो P क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, N होता है विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N ये होता है ना। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, ध्यान देना कि जब किसी विलयन में कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है, अपद्रव्य जैसे कुछ अलग से अपद्रव्य, नाम से ही पता चल जा रहा है, मिलाया जाता है, तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होगी। जब कुछ भी, जैसे कोई बाल्टी में चीज है ना, ये बाल्टी है, अब इसमें कुछ और चीज मिला देते हो तो ये अपने आप भर जाएगा कि नहीं, भरेगा ना, मिलाओगे तो भरेगा। तो क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि हो गई है, क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन से यही समझ आ रहा है कि ये ज्यादा होगा। उन्नयन से क्या लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसमें ज्यादा है, तो वही होता है क्वथनांक उन्नयन, कि जब किसी विलायक में कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो क्वथनांक में होने वाले वृद्धि को क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। जो क्वथनांक में वृद्धि होती है, उसमें होने वाली जो वृद्धि होती है वही क्या होती है, क्वथनांक उन्नयन होता है। समझ में आ गया क्या, अच्छे से, एकदम अच्छे से। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। अणुसंख्य, जो अणु है वो संख्य है, गुणधर्म, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किसके, विलेय के कणों की संख्या पर, ध्यान देना, किसके कणों की संख्या पर, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, वही अणुसंख्य गुणधर्म होता है। अब वो कैसे, और एक चीज, कणों के आकार या प्रकृति पर नहीं निर्भर करता, आकार और प्रकृति पे नहीं निर्भर करता, किस पे निर्भर करता है, किस पे, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म वह है जो विलयन के उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, वही अणुसंख्य गुणधर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैं बताऊं, वाष्प दाब का अवनमन, जैसे वाष्प दाब का अवनमन। अच्छा, अवनमन क्या होता है, देखो अवनमन क्या होता है और उन्नयन, उन्नयन अवनमन अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, पहले एग्जाम्पल इसका लिख लो। तो वाष्प दाब का अवनमन हो गया, फिर क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, जैसे वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, और हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, और विलयन का परासरणी दाब, विलयन का परासरणी दाब ये होता है। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म। अब अवनमन उन्नयन समझ लेते हैं थोड़ा सा। अवनमन उन्नयन
क्योंकि जानना जरूरी है। अवनमन उन्नयन, अवनमन क्या होता है, ज्यादा से कम होता है, और उन्नयन क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है। जैसे आपका क्लास है, पहले 1 में थे, फिर 2 में चले गए, फिर 3 में चले गए, 4 में चले गए, 5 में चले गए, और आज ये हो गया कि तुम 12 में पहुंच गए, तो ये होता है उन्नयन। अवनमन क्या होता है, अवनमन तुम्हारा उम्र है, उम्र तो तुम्हारा घट ही रहा है ना, उम्र तुम्हारा घट रहा है। अब तुम खुशी खुशी में बर्थडे तो मनाते हो, लेकिन एक चीज नहीं जानते, तुम्हारा हर साल क्या हो रहा है, उम्र तो घट ही रहा है ना, उम्र तो घट ही रहा है ना। तो वही अवनमन उम्र हो गया, एज हो गया, और उन्नयन जो होता है, उन्नयन क्या चीज, उन्नयन वो नीचे से ऊपर जाता है, ये चीज होता है उन्नयन और अवनमन। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अणुसंग गुणधर्म क्लियर। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में। आगे देखो परासरण क्या होता है। परासरण, परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध विलायक के अणु अर्ध पार में झिल्ली को पार करके विलयन की ओर गमन करता है, विलयन की ओर चलता है, अर्थात तनु विलयन की ओर गमन करता है, यानी जिधर कम विलयन रहेंगे उधर गति करते रहते हैं, वही क्या होता है, परासरण। दाब भी बहुत लोग बोलते हैं ना, परासरण होता है। लेकिन सिर्फ विलायक ही अर्ध पार में झिल्ली पार कर पाएगा, ध्यान रखना, सिर्फ क्या, विलायक ही अर्ध पार में झिल्ली को पार कर पाता है, वही परासरण होता है। परासरणी दाब क्या होता है, विलयन के ऊपर लगाया वह दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है, उसे उस विलयन का परासरणी दाब कहते हैं। जिसे क्या होती है, जिसे देखो विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है, उसे उस विलयन का परासरणी दाब कहते हैं। तो परासरणी दाब क्लियर हो गया। ठीक है, लेसन खत्म, खलास कर दिया हूं, कंप्लीट हो गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी टॉपिक में डाउट होता है, किसी भी हेडिंग में डाउट होता है, कोई थ्योरी आपको समझ में ना आता हो, तो प्लीज कमेंट करिएगा, तो इसका बहुत बेहतरीन लेकर आऊंगा। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।